देखिए बच्चों, उस दिन हमने एक आपको क्वेश्चन लिखाया था, वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ असुविधाएं हैं, इस वजह से आज हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखवा देते हैं, वो लिख लीजिए आप। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये चैप्टर लागत की अवधारणाएं, तत्व एवं वर्गीकरण का है। ठीक है, उसके बारे उसी चैप्टर का है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, वो लिख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। किसी वस्तु की मूल लागत में सम्मिलित करते हैं। इसमें ऑप्शन है अनुपादक मजदूरी, निरीक्षक का वेतन, कारखाना प्रबंधक का वेतन, निर्माण मजदूरी। निर्माण मजदूरी को निम्नलिखित सामग्री अप्रत्यक्ष सामग्री नहीं होती। कौन सी? प्राथमिक पैकिंग सामग्री, ये अप्रत्यक्ष सामग्री नहीं होती है। थर्ड है किसी वस्तु की मूल लागत में सम्मिलित नहीं करेंगे। फोरमैन का वेतन, फोरमैन का वेतन किसी लागत में सम्मिलित नहीं करेंगे। चौथा है प्रत्यक्ष व्यय है, उत्पादन के आधार पर देय अधिकार शुल्क, प्रत्यक्ष व्यय है ये। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, कारखाना लागत से अभिप्राय है कुल लागत माइनस कार्यालय विक्रय व वितरण उपरिव्यय, ये उसका आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आधिव्यय जो है, आधिव्यय भ्रमपूर्ण शब्द है तथा ICMA ने इसका प्रयोग की संतुष्टि नहीं की है। नंबर 2, इसमें भ्रमपूर्ण को अंडरलाइन करना है। कुल लागत सामग्री, श्रम तथा व्यय से बनती है, व्यय को अंडरलाइन करेंगे। थर्ड है नियंत्रणीय लागत। नियंत्रणीय लागत जो होती है वो परिवर्तनीय लागत है, परिवर्तनीय को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नए उत्पादों अथवा उन्नत पद्धतियों को तलाश करने की लागत अनुसंधान लागत है। फिफ्थ वाला है अनुसंधान लागत को क्या करेंगे? अंडरलाइन। फिफ्थ वाला है उपक्रम की नीति के फलस्वरूप सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य लगाई लागत को क्या कहते हैं? नीति लागत कहते हैं। नीति को करेंगे आप अंडरलाइन। फिर है अर्ध परिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय को आप करेंगे अंडरलाइन। अर्ध परिवर्तनीय लागतें आंशिक स्थायी तथा आंशिक परिवर्तनीय होती हैं। अर्ध परिवर्तनीय को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद है सेवेंथ, ईंधन एवं शक्ति, ईंधन एवं शक्ति कारखाना उपरिव्ययों का मद है, कारखाना को अंडरलाइन करेंगे। किसी विशेष नाइन्थ वाला लिखिए, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत स्थिर रहती है, स्थिर को अंडरलाइन करेंगे। नाइन्थ है किसी विशेष ठेके के लिए किसी विशेष मशीन का किराया एक प्रत्यक्ष व्यय है, प्रत्यक्ष को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेंथ, उत्पादन लागत में बिक्री तथा वितरण उपरिव्ययों को जोड़ने पर कुल बिक्री लागत प्राप्त होती है। बिक्री तथा वितरण को अंडरलाइन करना है। तो ये हो गया आपका लागत अवधारणाएं तथा तत्व एवं वर्गीकरण। इसमें एक मेन क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, लागत की अवधारणाओं को बताइए, है ना। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इसको, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। थर्ड चैप्टर है हमारा आज का, सामग्री का नियंत्रण व मूल्यांकन। सामग्री में नियंत्रण ना हो तो उसका मूल्यांकन असंभव होता है। इसमें नियंत्रण मूल्यांकन दोनों चीज़ें होगी, तभी इसका सही लाभ प्राप्त हो पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सामग्री से आशय उन वस्तुओं से है जिनका किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं सामग्री। यह विस्तृत शब्द है, बहुत बड़े पैमाने पर यह शब्द यूज हुआ है, जिसमें किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स तथा स्टोर्स को शामिल किया जाता है। सामग्री दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सामग्री में वे सभी शामिल होती हैं जो किसी विशेष कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष सामग्री से वह सभी वस्तुएं शामिल होती हैं किसी विशेष कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होगी, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री। सामग्री नियंत्रण क्या है? सामग्री नियंत्रण का मतलब है वस्तु या उन वस्तुओं से है जिनका किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है।
नियंत्रण से आशय उस व्यवस्था के संचालन से है जिससे घटनाओं को पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार होने के लिए प्रेरित किया गया है। नियंत्रण के द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सामग्री नियंत्रण से आशय सामग्री के स्टोर, क्रय तथा सामग्री के प्रयोग को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने से लगाया जाता है, जिससे उत्पादन के लिए सामग्री समय पर मिलती रहे तथा साथ ही साथ सामग्री पर अधिक विनियोजन ना हो जाए। सामग्री नियंत्रण का मतलब है कि सामग्री हमें व्यवसाय में या उत्पादन में कितनी लग रही है, किस पैमाने पर लग रही है, किस क्वालिटी क्वांटिटी में लग रही है, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कोई भी ऑपरेटर, मशीन का ऑपरेटर जो मतलब मटेरियल उत्पादन करने वाला है, सामग्री को तैयार करने वाला है मार्केट में बेचने के लिए, तो सामग्री के लिए कोई भी ऐसी सामग्री कम ना पड़ जाए जिससे मशीन खाली रहे, ऑपरेटर बैठा रहे। ठीक है, इससे उसका नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा, फायदे में कमी आएगी। इसलिए सामग्री का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य अथवा सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता। पहला है इसका मूल नियंत्रण। मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग इसका डिटेल कर लीजिएगा। मूल नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल। सेकंड है गुण नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। इनमें सब में कंट्रोल होना बहुत जरूरी। कंट्रोल यानी किसी को अपने अंडर में रख के काम करना, ठीक है, या उससे काम करवाना, ये उसका मोटिव, एक मोटिव होता है। मोटिव का मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा से संबंधित जितनी चीजें होंगी वो लेबर करेगी या ऑपरेटर करेगा या जो श्रमिक होंगे वो करेंगे। लेकिन क्वालिटी में सामग्री होना चाहिए, क्वालिटी में नियंत्रण होना चाहिए, मूल्य में नियंत्रण होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्षति नियंत्रण होना चाहिए। नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें, क्षति में भी नियंत्रण करना है कि कोई सामग्री ज़्यादा वेस्टेज न जाने पाए। फिर है निरंतर उपलब्धता। निरंतर उपलब्धता का मतलब है हमेशा वो चीज़ रहना चाहिए जो हमारे मशीन को उत्पादन में मदद करेगी। वो प्रोडक्ट या सामग्री हमेशा अवेलेबल होना चाहिए हमारे स्टोर में, या जिस तरीके का प्रोडक्ट निकालना हो वो सामग्री अवेलेबल होना चाहिए। फिफ्थ वाली है सामग्री की उपलब्धता की निरंतर सूचना होना। क्या सामग्री कुछ आज के काम के लिए बची हुई है या फिर नहीं है, उसकी उपलब्धता हफ्ते 10 दिन पहले बताना चाहिए। उसकी दूरियों को देख के कि सामग्री आ कहाँ से रही है, कितने दिन में मिल जाएगी, उस हिसाब से उसकी सूचना जो स्टोर कीपर होगा उसको देना चाहिए। सामग्री की चोरी पर नियंत्रण, लास्ट वाला टॉपिक है आपका, सामग्री की चोरी पर नियंत्रण। यदि सामग्री पर उचित नियंत्रण नहीं है, सटीक नियंत्रण नहीं है, तो सामग्री की चोरी भी हो सकती है। उसको बचाने के लिए भी सामग्री चोरी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अब है दूसरा टॉपिक है आपका आदर्श सामग्री नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व। ये भी लिख लीजिएगा, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड सिस्टम ऑफ मटेरियल्स कंट्रोल। ये मेन पॉइंट है, इसकी जो थ्योरी है वो आप लोग लिख लीजिएगा। सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर फॉर मटेरियल्स कंट्रोल, मतलब सामग्री नियंत्रण को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका ये प्रोसीजर दिया है, प्रक्रिया दिया है। सबसे पहली प्रक्रिया इसमें आती है सामग्री का क्रय। दूसरा आता है सामग्री का संग्रहण एवं भंडारण, मतलब स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। थर्ड आता है सामग्री का निर्गमन, इशू ऑफ मटेरियल्स, मतलब स्टोर से सामग्री को इशू करना, उसका निर्गमन करना हर डिपार्टमेंट के लिए। सामग्री का लेखांकन एवं अंकेक्षण, अकाउंटिंग एंड ऑडिट ऑफ मटेरियल्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ मटेरियल। सामग्री का क्या होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और उसमें अकाउंटिंग भी, लेखांकन भी होना चाहिए उसका। सामग्री नियंत्रण की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण करने की तकनीक होना चाहिए, उस टाइप की मशीनरी होना चाहिए कि हम उसको निगरानी रख सकें और कंट्रोल उसको कर सकें। अब यह आता है आपका सामग्री का क्रय। सामग्री का क्रय क्या होता है, सामग्री प्रबंध एवं नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आवश्यकता अनुसार सामग्री का क्रय करना है। ठीक है, सामग्री क्रय करने का सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर सामग्री हमारी सही नहीं होगी तो हमारे जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो सही तरीके से गुणवत्ता वाले नहीं निकल पाएंगे और मार्केट में सही तरीके से सेल नहीं हो पाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बराबर नहीं आ पाएगा। इसलिए सामग्री का क्रय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सामग्री के सही एवं उचित क्रय करने के लिए बड़े औद्योगिक संस्थानों में अलग से क्रय विभाग की स्थापना की जाती है, परचेज डिपार्टमेंट होता है।
बड़े बड़े उद्योगों में परचेज डिपार्टमेंट होता है, उसमें मैनेजर होते हैं, वो क्वालिटी चेक करके मटेरियल क्रय करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को गुणवत्ता प्रदान करता है और मार्केट में भी अच्छी खासी उसकी प्रॉफिटेबल कीमत लगती है। क्योंकि सामग्री की अधिकता अथवा अल्पता दोनों ही उत्पादक के लिए हानिकारक है। क्रय विभाग क्रय प्रबंधक के निर्देशन में काम करता है। क्रय प्रबंधक को समय समय पर निर्णय लेना होता है कि कौन सी सामग्री किस समय किस आपूर्तिकर्ता से किस मूल्य पर और कितनी मात्रा में क्रय की जाएगी। जो मैनेजर होते हैं उनको ये देखना होता है कि सामग्री किस मात्रा में कितनी किस रेट पर उपलब्ध होगी ताकि हम अपनी आपूर्ति को कर सकें। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्रय, केंद्रीकृत क्रय ये भी आपको पढ़ना है, विकेंद्रीकृत क्रय ये भी आपको देखना है। क्रय विधि, क्रय विधि के टॉपिक बताता हूँ, वो लिख लीजिए। पहला है क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति, क्रय परचेस डिमांड पर्ची। क्रय मांग पत्र यानी परचेस डिमांड पर्ची आती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिसीप्ट ऑफ परचेज रिक्वेशन। रिक्वेशन देंगे तभी डिमांड क्रय डिमांड की पर्ची बनेगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ति स्रोतों की खोज। पूर्ति कहाँ से होगी? क्रय डिमांड पर्ची तो मिल गई, परचेस डिमांड पर्ची तो मिल गई, लेकिन इनके पूर्ति कहाँ से होगी? कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम इनको लेके आएंगे? पहले से जानकारी पहले होना चाहिए। फिर कोई नई चीज़ लाना तो उसकी भी जानकारी पहले हमें लेना होगा। तब हम विज्ञापन में, सूची पत्रों में, टेलीफोन में, व्यापार संघों का व्यापारिक पत्रिकाओं के माध्यम से नए पूर्तिकर्ता से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। तीसरा है निर्ख आमंत्रित करना, इन्विटेशन ऑफ कोटेशंस। अगर कोई हमें सामग्री लेनी है तो पहले हम उसका कोटेशन मंगाते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ इस रेट पर मिलेगी। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने के लिए भी हम 2-4 एजेंसियों से कोटेशन लेते हैं। जो सही तरीके से सटीक जानकारी सटीक रेट पर मिलता है वहीं से हम अपनी गाड़ी लेने का विचार बनाते हैं और लेते हैं। नेक्स्ट है क्रय आदेश, परचेस ऑर्डर। सॉरी थोड़ी दिक्कत है। क्रय आदेश पत्र क्रय विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। क्रय आदेश पत्र क्रय विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यह विक्रेता की निर्धारित शर्तों पर निश्चित समय एवं निश्चित स्थान पर सामग्री की निश्चित मात्रा भेजने के लिए एक लिखित अधिकार पत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कीजिए लिख के और याद कीजिए। क्रय विभाग क्रय आदेश की 5 प्रतियां तैयार करता है। जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो क्रय मांग पत्र की कितनी 5 प्रतियां तैयार करता है। एक प्रति क्रय विभाग स्वयं रखता है, दूसरी प्रति विक्रेता के पास भेज दी जाती है, तीसरी प्रति प्राप्ति विभाग अर्थात स्टोर्स विभाग को भेज दी जाती है जिससे सामग्री प्राप्त होने पर आदेश से उसका मिलान किया जा सके, चौथी प्रति लेखापाल को और 5वीं प्रति गेट कीपर के पास भेज दी जाती है। ठीक है, जिससे माल आने पर वह मिलान कर सके। गेट कीपर क्या करेगा? जिसकी पर्ची होगी तो जो जब माल आएगा अपनी कंपनी में, व्यावसायिक संस्था में, तो जो चौकीदार होगा, गेट कीपर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, वो इस पर्ची को देख के जो माल आया है उसको मिलाएगा कि माल सही आया कि गलत आया है। वो क्वांटिटी मिलाएगा, क्वालिटी तो नहीं मिला पाएगा लेकिन क्वांटिटी मिला देगा वो। ठीक है, वह मिलान कर सके। आदेश स्पष्ट होना चाहिए अर्थात माल की मात्रा, किस्म, सुपुर्दगी का ढंग तथा समय, मूल्य की अदायगी, परिवहन के साधन आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। क्रय आदेश निम्नलिखित प्रारूप में तैयार किया जाता है। क्रय आदेश जो प्रारूप है वो हम बाद में बोर्ड में समझा देंगे आपको। कुछ असुविधाएं हैं जिससे हम ये नहीं कर पाए हैं। और एक चीज़ और है जो अर्जेंट सूचना आप लोगों को देनी थी कि सेकंड ईयर का एडमिशन चालू हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं वो कल ही जाके कॉलेज में अपना एडमिशन करा लें, और जो सेकंड ईयर से फाइनल में गए हैं वो भी अपना एडमिशन कल जाके करा लें क्योंकि डेट 11 तारीख तक ही दी गई है। इसको ध्यान में रख के कल ही जाके एडमिशन अपना कराएं। फिर 5वां आता है हमारा सामग्री की प्राप्ति एवं निरीक्षण। सामग्री की प्राप्ति और निरीक्षण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक आदेश मात्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके सवाल में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ है ना, EOQ याद रखना आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पे सवाल आते हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा सा समझ लीजिए ये होता क्या है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं।
मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा का तात्पर्य क्रय की जाने वाली सामग्री की उस मात्रा से है जिस पर न्यूनतम व्यय हो। मतलब न्यूनतम का मतलब है कम से कम व्यय हो, कम से कम खर्चा हो। यह एक विदित तथ्य है कि प्रत्येक क्रय आदेश की पूर्ति पर अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, जांच एवं परीक्षण व्यय आदि। इसके विपरीत यदि बड़ी मात्रा में सामग्री क्रय की जाए तो भंडारण व्यय जैसे स्टोर का किराया, बीमा, पूंजी पर ब्याज आदि में भी वृद्धि हो जाती है। क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए कि व्ययों में संतुलन स्थापित हो जाए। ठीक है, सामग्री की मात्रा इस तरीके से परचेस की जानी चाहिए कि व्ययों में जो खर्चे लग रहे हैं उनमें संतुलन स्थापित हो। फिर नेक्स्ट है आदेश लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट। यह आदेश देने तथा माल प्राप्त करने की लागत होती है जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका एक सूत्र लिख लीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर R गुणे CO बटे OQ। ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर R गुणे CO बटे OQ। अब O इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए। R का फुल फॉर्म होता है एनुअल रिक्वायरमेंट कंजप्शन। R का मतलब क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट कंजप्शन। CO का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। OQ का मतलब होता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी और लॉट साइज। ठीक है, ये सूत्र का डिटेल बताया हूं मैंने। अब B है अपर्याप्त सामग्री लागत, C है सामग्री रखने की लागत। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अगर निकालना है हमें तो इसका सूत्र होता है कैरिंग कॉस्ट बराबर OQ गुणे CC बटे 2। CC का फुल फॉर्म है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। CC का फुल फॉर्म क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। OQ का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी और लॉट साइज। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ है EOQ क्या है, कल बताएंगे आपको। धन्यवाद। जो सूचना मैंने दिया है एडमिशन की वो कल जाके आप बिल्कुल करा लीजिए। लेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर लेट फीस भी लगने लगेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल हम EOQ के बारे में बताएंगे।